गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो है हमने अपना चैप्टर 12 या हम राजनीति विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट किए हैं। आज जो है हम लोग चैप्टर 13 संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार देखेंगे। ठीक है। पिछले अध्याय में हमने भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ संदर्भ के बारे में पढ़ा। साथ ही संविधान सभा में हुए वाद विवाद और भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य व आदर्शों को समझने की कोशिश की। इस अध्याय में हम संविधान के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, संविधान से होने वाले सामाजिक बदलाव के अवसर तथा संविधान के विकसित होते स्वरूप का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा कि संविधान कैसे बना, कितने दिन में बना, याद है ना कितने दिन में बना है? 2 साल 11 महीने 18 दिन। फिर कैसे प्रांतीय सभा का जो है गठन किया गया, फिर संविधान सभा कैसे बना, फिर उनके सदस्यों ने क्या किया, फिर कैसे वाद विवाद हुआ, फिर पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन हुआ और लास्ट में जो है हमें अपना संविधान मिला। ठीक है ना। आगे जो है हम संविधान के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं वो कैसे कार्य करती हैं। चलिए, संविधान में राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, जिसमें पहला पॉइंट आता है आप लोगों का, यह पहला टॉपिक है सत्ता का विकेंद्रीकरण या शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है ना। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझा जा सकता है, हालांकि इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। चलिए पढ़ के मैं फिर आपको समझाता हूँ। जब सत्ता का केंद्रीकरण होता है तो वह आम लोगों की पहुँच से दूर हो जाता है और उनकी ज़रूरतों व आकांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं मिल पाती है। वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और मोहल्ला, ग्राम, शहर, जनपद, जिला और राज्य स्तर पर लोगों द्वारा चुने गए ढांचे और उनके पास निर्णय लेने के लिए अधिकार हो। गांधी जी के स्वराज्य की कल्पना में अधिकतम अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना था। ठीक है। स्वतंत्र भारत का संविधान बनाते समय यह विवाद का मुद्दा बना रहा कि क्या भारत में प्रांतों के पास सारी प्रमुख शक्तियां हों और केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश नीति जैसे विषय हों। यह निर्णय लिया गया है कि देश की एकता को सुदृढ़ करने के लिए तथा उसमें सामाजिक बदलाव लाने के लिए भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन की जरूरत है। साथ ही साथ यह भी तय किया गया कि प्रांतों के स्तर पर भी कई विषयों पर निर्णय लेने के अधिकार हों। दरअसल भारत को प्रांतों का समावेश या संघ माना गया है, अतः देश में 2 स्तर पर सत्ता का वितरण हुआ, संघीय या केंद्र सरकार तथा प्रांतीय स्तर पर। दोनों स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों को निर्णय का अधिकार दिया गया। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत के, इसको याद रखेंगे, ठीक है, 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? पंचायत के तीसरे स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। अब चलिए समझिए जो मैं बता रहा था। पहला तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है। गांधी जी ने जो स्वराज की कल्पना की थी उसमें ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी कि शासन की जो सारी शक्ति है केवल एक ही सरकार पर केंद्रित ना हो। अगर वो एक ही सरकार पर केंद्रित होती है तो क्या होगा कि वो आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, भारत जो है बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है ना। प्रत्येक राज्य में आज के समय में जो है एक मुख्यमंत्री होते हैं और पूरे देश के लिए एक प्रधानमंत्री होता है। आप यदि सोचिए कि सारी शक्ति जो है हम प्रधानमंत्री को दे देते, ठीक है, और आप किसी गांव में रहते हैं, आपके गांव में रोड, बिजली, पानी की समस्या है, अब सारी शक्तियाँ तो प्रधानमंत्री के पास है ना। तो आप अपनी समस्याओं को लेके कहाँ जाओगे? प्रधानमंत्री के पास। तो क्या उनके पास जाना और अपनी समस्याओं को बता पाना संभव है? नहीं है। क्यों? और दूसरी, उनके द्वारा क्या आपके गांव की समस्याओं को जान पाना संभव है? नहीं। गांव की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर जो व्यक्ति है वही समझ सकता है, वो उसे आसानी से हल कर सकता है। वैसे ही चलिए हम प्रधानमंत्री का छोड़िए, मुख्यमंत्री का मान लेते हैं कि यदि सारी शक्तियां राज्य की जो मुख्यमंत्री के पास है, अब वहाँ पर जो ग्राम पंचायत में जो सरपंच होते हैं उनको भी ये शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई है, तो अब अपनी गांव की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री के पास जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। या मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं होता है
कि वह अपने राज्य के प्रत्येक गांव को देख सकें। इसीलिए जो है क्या किया गया कि जब संविधान बनाया गया तो पहले ये व्यवस्था की गई, सोची गई कि क्या सारी शक्तियाँ जो है प्रांतों में बांट दिया जाए और केंद्र सरकार के पास जो है केवल क्या रहे, वैदेशिक शक्ति और रक्षा की शक्ति। लेकिन बाद में ये ज़रूरत महसूस की गई कि केंद्र सरकार के पास जो है बहुत सारे विषयों के ऊपर निर्णय लेने की शक्ति हो, ठीक है, और प्रांतों के हिसाब से जो है शक्तियों को बांटा जाए। इस प्रकार जो है सन 1992 में 73वें संविधान के द्वारा क्या किया गया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण त्रिस्तरीय किया गया। अब क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके बाद जो है सबसे निचले स्तर ग्राम पंचायत के स्तर पर जो है शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया है। आप देखेंगे कि आज जो है सब अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। पंचायत स्तर पर जो है गांव का जो प्रमुख होता है वह सरपंच होता है और पंच होता है, जो अपनी गांव की बिजली पानी सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं लोगों के लिए उसको उपलब्ध कराता है। इसके लिए सरकार द्वारा उनको अधिकार भी दिए गए हैं और उनके लिए जो है धन की भी व्यवस्था करते हैं, ठीक है। शक्ति विभाजन। राज्य शासन के पास जो शक्तियां हैं वो 3 प्रकार की होती है। कानून बनाने, उसे लागू करने, ठीक है, कानून बनाने, उसे लागू करने तथा उसके अनुसार न्याय करने, ठीक है। ये तीनों शक्तियां एक ही संस्था, ये एक व्यक्ति में केंद्रित हो जाए तो वह निरंकुश शासक हो सकता है। स्वाभाविक सी बात है, यदि सारी शक्तियां किसी एक को मिल जाएगा तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। और यहाँ पर निरंकुश का मतलब क्या होता है? यहाँ पर निरंकुश का मतलब है कि जिसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश ना लगाया जा सके, जो अपनी मनमानी करता हो। शक्ति विभाजन का अर्थ इन शक्तियों को अलग अलग करना और स्वतंत्र संस्थानों को सौंपना, जैसे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। लोकतांत्रिक क्रांतियों का एक मुख्य उद्देश्य शक्ति विभाजन था। इस प्रकार आधुनिक सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, ठीक है ना। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका जो है उसके अनुसार न्याय करती है, ठीक है। और तीनों को जो है अपने अपने कार्यों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। चलिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। तो शक्ति विभाजन सिद्धांत के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में से प्रत्येक अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। मैंने अभी बताया कि इनके जो भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है ना, व्यवस्थापिका को ही जो है विधायिका कहते हैं। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग संस्थाएं हैं, तीनों को पूर्ण स्वतंत्रता है, उन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण की शक्ति नहीं होती है। और भले ही ये तीनों अलग हैं लेकिन वास्तव में जो है तीनों एक दूसरे पर निर्भर है और मिलकर ये आपस में काम करते हैं। भारत में सीमित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, जहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो पूर्ण है पर विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। न्याय के मामले में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ न्यायपालिका को जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है। उसका उद्देश्य ये है कि वो अपना काम जो है बहुत अच्छे से बिना किसी दबाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपूर्वक काम कर सकें। परंतु जो विधायिका और कार्यपालिका है वो आपस में उनका घनिष्ठ संबंध होता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, विधायक, संसद का ही अंग होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं, उसके प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है। जो कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद होता है, जो मंत्रीगण होते हैं वो क्या होते हैं, वो जवाबदेह होते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात अपने प्रत्येक कार्यों के लिए, नीतियों के लिए जो है वो अपने जो जनता है उसके प्रति जवाबदेह होते हैं। दूसरी ओर कार्यपालिका, जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, संसद के सत्रों को बुलाती है और अन्य तरीकों से भी विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है। यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या गुथे हुए हैं। चलिए, सबसे अब महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, संसद भवन है। आप लोगों को जानकारी दे दूं कि अब क्या है, एक नया संसद भवन बन रहा है और वो त्रिकोणीय है। ये जैसे पूरा गोलाकार है ना, ये संसद दिख रहा है आपको, ये संसद भवन जो है ये क्या है, गोल है। लेकिन अभी जो नया संसद भवन प्रस्तावित हुआ है वो त्रिकोण आकार में
बन रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं संसदीय संघीय विधायिका संसद। तो सबसे पहले संसद किसे कहते हैं या संसद किससे मिलकर बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। ठीक है, हमारी संघीय विधायिका को संसद नाम दिया गया है जो राष्ट्रपति और दो सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल संसद का ही हिस्सा है और संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद देश की राजनीतिक व्यवस्था की नींव है जिसमें जनता की संप्रभुता का समावेश एवं सार है। संसद राष्ट्र की आवाज़ है। क्यों राष्ट्र की आवाज़ है? क्योंकि उसमें जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और उनके द्वारा कार्य किया जाता है, अर्थात संपूर्ण जनता की आवाज़ उसमें समाहित होती है। संसद समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व होता है। इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह पाया गया कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षा से बहुत कम है। इस कारण कई वर्षों से एक संविधान संशोधन विचाराधीन है जिसके अनुसार संसद में महिलाओं की कम से कम 33% आरक्षण मिले। ठीक है, हमारे यहाँ जो संसद है सभी वर्गों और धर्मों के प्रतिनिधियों का जो है प्रतिनिधित्व मिलता है या होता है। इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि वो निश्चित रूप से जो है चुनकर संसद में जाए, पर महिलाओं की स्थिति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। विगत के कई वर्षों से जो है एक कानून, एक विधेयक जो है पास किया जाना है जिसमें महिलाओं की उपस्थिति या आरक्षण 33% होना है, पर ये अभी तक नहीं हो पाया है। देखिए ये संसद की कार्यवाही है, संसद में चर्चा हो रहा है। ये बता दूं, ये होते हैं क्या, लोकसभा में जो होते हैं ना, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये सभी जो है, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सब कौन है? ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और किसी मुद्दे को लेकर जो है इनके बीच क्या हो रहा है, चर्चा हो रहा है। सांसद सीधे या प्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, सीधे मतलब आप लोकसभा के सदस्यों को जो है सीधे मतदान करते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को जो है आप अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनप्रतिनिधि जनता से संबंधित समस्याओं और शिकायतों को संसद में व्यक्त करते हैं। संसद में नीतिगत मुद्दों तथा कानून से संबंधित प्रस्तावों और मंत्रिमंडल के प्रस्तावों को विचार विमर्श करके पारित किया जाता है। आप देखते हैं कि आपके लिए नए कानून, नए योजनाएं लेकर आते हैं, तो इनको जो है संसद में पेश किया जाता है। संसद में उनके ऊपर गहरे विचार विमर्श होते हैं, फिर उसके बाद जो है उसे पारित किया जाता है। कार्यपालिका के कार्यकलापों पर बहस होती है और उसकी जवाबदेही या उत्तरदायी को सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने में जो है संसद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये था संसद। अब संसद किससे मिलकर बनता है? तो संसद जो है लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। हमने अभी पढ़ा ना कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो है संसद बनता है। तो मैं आपको कुछ बता दूं, लोकसभा को जो है निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होती है। उसके प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 तक होती है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा को 5 साल पहले भी भंग किया जा सकता है, अर्थात वह अस्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और वो स्थायी सदन है, उसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, भारत में 2 सदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई है। ये सदन है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य पूरे देश के लोगों द्वारा सीधे चुनकर आते हैं। राज्यसभा के सदस्य
मुख्य रूप से विभिन्न प्रांतों के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। मैंने बताया ना कि लोकसभा के सदस्य को जो है आप प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य जो हैं अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। अर्थात जिन प्रतिनिधियों को, विधायकों को, एमएलए को आपने चुना है वो जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुनती है। दो सदनों की क्या जरूरत है? केवल एक लोकसभा होती तो क्या होता? जैसे हमने ऊपर पढ़ा, भारत एक संघीय देश है जिसमें सत्ता केंद्र और प्रांतों में बटा हुआ है। संसद देश के कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है, अतः उसमें प्रांतीय विधायकों की सहभागिता आवश्यक है। इसलिए राज्यसभा की व्यवस्था है जिसे प्रांतों की विधायिका सदस्य चुनते हैं। ठीक है, यदि एक ही लोकसभा होता तो फिर किसी कानून को पास कराने या उसको नियम बनाने के लिए जो है सीधा बन जाता, उसमें किसी और की विचार विमर्श की ज़रूरत ही नहीं होती। लोकसभा में पता है कि जो सत्ताधारी दल है उसके ही सदस्य होते हैं और संख्या भी अधिक होती है, तो वो आसानी से पास हो जाता। पर राज्यसभा को इसलिए शामिल किया गया है कि जो प्रांत के जो सदस्य होते हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। तो क्योंकि प्रांतीय जो सदस्य हैं वो स्थानीय स्तर की समस्याओं को अच्छे से जानते हैं, किसी नीति नियम को लागू होने से उनको प्रांतों में क्या फ़ायदा होगा, अतः जो है उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्यसभा की व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी देश में विधायिका के दो सदन होने के क्या लाभ हैं? कई लाभ हैं। पहला, संसद में विशेषज्ञों की उपस्थिति। आमतौर पर विषय विशेषज्ञों व विभिन्न विधाओं के पारंगत जैसे कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक, कानूनी विशेषज्ञ आदि को लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचना संभव नहीं होता है। आप देखते हैं कि चुनाव में बहुत अधिक धन बल, बाहुबल का प्रयोग होता है, और जो किसी सब्जेक्ट या किसी विषय में महारत हासिल किए हुए विधि विशेषज्ञ होते हैं या खेल विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कलाकार होते हैं, समाज सेवक होते हैं, वो चुनाव लड़कर के जो है संसद नहीं पहुंच सकते। और अगर वो चुनाव लड़कर संसद नहीं पहुंच सकते हैं तो उनके ज्ञान का फ़ायदा हमें कैसे मिलेगा? तो ऐसे लोगों को विधायिका के सदस्य चुनकर राज्यसभा में भेज सकते हैं। इस तरह संसद को उनके अनुभव और विचारों का फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा, 2 बार कानूनों पर विचार विमर्श। जैसे कि आपने कानून बनाने की प्रक्रिया में याद किया होगा कि प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तो जो चीज़ें लोकसभा में पास हो जाती है वही चीज़ें राज्यसभा में जाती है पास होने के लिए। तो उसके कमोबेश कुछ कमियां होती है, कुछ और चीज़ें जोड़ा जा सकता है, उसके बारे में उसको चर्चा करके जो है उसमें और सुधार कार्य किया जा सकता है। हमारा कानून 2 बार विचार विमर्श होने के बाद पारित होता है, अतः हर कानून पर 2 बार चर्चा होती है। अतः जल्दबाजी में या त्रुटिपूर्ण कानून बनाने से जो है बचा जा सकता है। ठीक है, आगे हम संसद के गठन की मुख्य बातों का तालिका के माध्यम से अध्ययन करिए। देखिए इसमें जानकारी दी हुई है, आप इसको देखेंगे अपने बुक में। लोकसभा की सदस्य संख्या 552 से 550 तक होता है, जिसमें से 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मतलब वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो 2 लोग जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो एंग्लो इंडियन या अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य होते हैं। इनको वही सारी सुविधाएं प्राप्त होती है जो सुविधाएं चुनकर गए हुए सदस्यों को होती है, बशर्ते ये जो है चुनाव में मतदान नहीं कर पाते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं। वैसे ही राज्यसभा में 12 लोगों को जो है मनोनीत करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। राज्यसभा की आयु जो है बनने के लिए आपको 30 वर्ष का होना चाहिए, जबकि इसमें कम से कम 25 वर्ष की आयु आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरी महत्वपूर्ण कड़ी संसद की वो है राष्ट्रपति। तो चलिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे बताइए चलिए, और दूसरे कौन थे, और वर्तमान में कौन है? राष्ट्रपति ही दोनों सदनों के अधिवेशन को बुलाता है तथा लोकसभा को विशिष्ट परिस्थितियों में भंग कर सकता है, लेकिन सामान्यतः राष्ट्रपति ये निर्णय प्रधानमंत्री की सलाह पर लेता है। वैसे एक और महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति ही कानूनी रूप से देश का प्रमुख व्यक्ति होता है। इसे प्रथम नागरिक कहा जाता है, और ये सारी शक्तियों का जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति ही करता है कानूनी रूप से। ठीक है बच्चों, कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।